हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के दिसंबर 2010 का ये पेपर रहने वाला है, जिसको हम अभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको जेआरएफ चाहिए और यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। आप डाउनलोड कर सकते हो इसको एनटीए की साइट से और खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, www.nta.nic.in पे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं, ये पेपर 2010 का है, तो क्या उतना यूजफुल होगा आज के पर्सपेक्टिव में? तो बिल्कुल है, आज के पर्सपेक्टिव में ये यूजफुल। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन अब के पर्सपेक्टिव में यूजफुल नहीं है। लेकिन जब बाकी जो कम्युनिकेशन से हो गए, जो रिसर्च एप्टीट्यूड से हो गए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से हो गए, वो सारे सेम टू सेम ही आते हैं। बस आपको क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा और प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन के लिए समय 3 आवर्स ही होते हैं हमारे पास। इसलिए हमारे टाइम क्या करना है, वन टाइम को कंज्यूम नहीं करने देना। देखो, यूजीसी नेट का जो रूल है, सिंपल सा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तब भी क्यों बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते? जेआरएफ निकालने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है कई बार। क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है इनका सेट करने का तरीका वो डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसी वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है इसको निकालना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो दिख रहा है 60 क्वेश्चन है। ये बात, इस पे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए तब 60 क्वेश्चन होते थे। अब 50 के क्वेश्चन होते हैं और 50 को के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स? कौन से इसमें से वेरिएबल्स है जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं नोट कर सकते हो? तो देखो, सोशियो इकोनॉमिक्स भी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मैरिटल स्टेटस भी क्वांटिटेटिव है और इसको भी आप मेजर कर सकते हो। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो तो क्वांटिटेटिव है ही, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड को आप क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते हो, क्या है, क्वालिटेटिव हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। द डॉक्टर स्टडीज अ रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। एक डॉक्टर है जो कि डेंगू फीवर को काउंटर करने के लिए, ठीक करने के लिए एक मेडिसिन पे रिसर्च कर रहा है और वो 2 ड्रग्स पे रिसर्च कर रहा है, तो उसको कौन से एक्सपेरिमेंट में जाएगा, कौन से वो रिसर्च में जाएगा? तो वो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। केस स्टडी में एक ऑब्जेक्ट को सब लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको स्टडी करके इसका अपना रिजल्ट बताते हैं। और एथनोग्राफी जो है, एथनोग्राफी वर्णन मतलब सोशल कल्चर इन सब से रिलेटेड जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहां पे हम एथनोग्राफी रिसर्च को यूज करते हैं, सोशल जियोग्राफिकल इन सब। लेकिन जब हम किसी चीज को कोई नया उत्पाद बना रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, जैसे मान लो कोरोना अभी महामारी आई थी, कोरोना महामारी में जो वैक्सीन बना, वो वैक्सीन क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट में आया? वो एक्सपेरिमेंट कौन से रिसर्च में आया? वैक्सीन बनाना। तो प्रोसेस ऑफ वैक्सीन मेकिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आया। द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज द एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, फिनोमिनोलॉजी किस चीज से एसोसिएट होता है? तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी, सोशियोग्राम टेक्निक किस लिए यूज होता है? तो ह्यूमन रिलेशन को स्टडी करने के लिए सोशियोग्राम यूज होता है। नेक्स्ट 5 to 10 जो है पैसेज से रिलेटेड है, तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम पहले पैसेज को ना पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के तब पैसेज पे आएंगे, फिर आंसर करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ आपको सिर्फ आंसर बताती हूँ। आपको अगर इसको करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि ये कोई इसमें बताने लायक कुछ ऐसा नहीं है और टाइम भी वेस्ट होगा अगर एक एक करके बनाएंगे तो। इसमें क्या है कि एट द सेम टाइम जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पे आपका प्रैक्टिस ही काम आएगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि यही पैसेज या इस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वही पैसेज आएंगे। पैसेज चेंज हो सकता है, पैसेज उस टाइम के अकॉर्डिंग
डेली जो आप एग्जाम जो पेपर न्यूज़पेपर में आते हैं वहां से कोई पैराग्राफ उठा के पैसे दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहने वाला बी। Which of the following is true for the given passage? The change that Gandhian movements brought among the Indian masses was तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का रहने वाला डी साइकोलॉजिकल। आप पढ़ के कर लेना, आंसर मैं बता देती हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा सी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे 11 से, यहाँ से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। द मीडिया दैट एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड एज। देखो इंटरकनेक्टेड है। अब इस पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो इंटरकनेक्ट वर्ड पे भी ध्यान देना। कई बार हमें वो क्वेश्चन आ रहा होता है, उसका आंसर पता होता है, लेकिन मिस जो पढ़ने का जल्दीबाजी में गलत पढ़ जाते हैं, तो अब इंटर को इंट्रा कनेक्टेड पढ़ जाते, तो मे बी इसके आंसर में चेंजेस आ जाते हैं। द मीडिया दैट एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू नेटवर्क मीडिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो सर्विलांस, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सर्विलांस। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडियम इज। जो बच्चे पहले वाले क्वेश्चन कर चुके होंगे, आई थिंक 2019 में आया हुआ है, जो कि अभी इसके आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, या 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस किसका आया हुआ था? सिंक्रोनस का आया हुआ था। सिंक्रोनस का आया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? असिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब बताते चलो फिर से आपको। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइव, जो 1 to 1, जब टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के सामने हो। सिंक्रोनस जब यूट्यूब पे आप लाइव क्लासेस पढ़ रहे हो, जब आप टेलीविजन पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा असिंक्रोनस का मीडियम नहीं है, मीडियम है असिंक्रोनस, सिंक्रोनस का नहीं, असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस का होता है जब टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के सामने नहीं है, टीचर बता के जा चुका है तब स्टूडेंट को पता चल रहा है, या आप काम कर चुके हो, मतलब आप लेटर लिख चुके हो, अब जब मिलेगा तो सामने वाला पढ़ेगा। तो ये अब रेडियो भी लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, रेडियो में भी, टेलीविजन पे भी लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, फिल्म भी लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर कभी लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। न्यूज़पेपर प्रिंट होके आ चुका होता है, फिर आपको उसमें जो उसका संपादक होता है पहले संपादित कर चुका होता है, फिर आपके पास समाचार पत्र आते हैं। तो असिंक्रोनस मतलब जब जो चीज लाइवली आप 1 to 1 नहीं, मतलब उसी टाइम एट द सेम टाइम नहीं घट रहा होता है, और वो चीज आपको बाद में पता चलती है, बाद में देखते हो, वो क्या है? असिंक्रोनस का एक उदाहरण है। अब जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को आप बाद में देखोगे तो वो असिंक्रोनस में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीडियम पूछा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि हाँ कौन सा सिंक्रोनस का उदाहरण, मीडियम का उदाहरण पूछा है। इन कम्युनिकेशन कनोटेटिव वर्ड्स आर। कनोटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कनोटेटिव वर्ड होता है कि आप उसका एक मीनिंग हो, उसका एक कल्चरल मीनिंग हो, उसका एक मतलब शाब्दिक अर्थ हो। तो यहाँ पे कनोटेटिव क्या, कम्युनिकेशन में कनोटेटिव शब्द कौन, गुणार्थक शब्द कौन सा हो, कौन से है? तो सांस्कृतिक जो है वो कनोटेटिव शब्द है। A message beneath a message is labeled as। मैसेज के नीचे जो मैसेज लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सब टेक्स्ट कहते हैं। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर। एनालॉग अनुरूप जनसंचार में कहानियां क्या कैसी होती है? स्टैटिक होती है, स्टैटिक। शब्द युग्म ऑलवेज जो डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड always never then and then select from the following pair of the word which have the similar relationship। जब से always never से related है, वैसे ही इसमें से दूसरा पेयर ढूंढो जो कि ऐसी रिलेटेड है। तो always और never कैसे रिलेटेड है? अपोजिट रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट वाला ऑफ्टन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, कंसिस्टेंटली और फ्रीक्वेंटली नहीं, ऑफ्टन रेयरली इसका सही आंसर होगा, ये अपोजिट
दिख रहा है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, इसमें इस सीक्वेंस में रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। देखो क्या सीक्वेंस में क्या नंबर है, 52 है, 51 है, 48 है, 43 है, 34 है, 27 है, तो 16 है। इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा हो सकता है? तो पहले हम सीरीज को बना लेते हैं। 52 माइनस कितना करोगे तो 51 आ रहा है, नेक्स्ट 51 माइनस 1, तो फिर आ रहा है 51। 51 में कितना माइनस कर रहे हो तो 48 आ रहा है, तो 51 में 3 माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा। अब 48 में कितना माइनस कर रहे हो तो 43 आ रहा है, 48 में 5 माइनस कर रहे हैं तो 43 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है 1 3 5, यानी कि ऑड नंबर का सीरीज बन रहा है। तो आप 43 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7 है, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे 36 तो नहीं है, यहीं पे रॉन्ग नंबर पता चल गया, लेकिन फिर भी हम एक स्टेप आगे भी देख लेंगे। 36 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 9 होगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 27। यानी कि फॉल्ट कहाँ है, इसी में फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। In an certain code, pan is written as the 31, per is written as 35 and pet is written in the same code. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा चुके हो तो आपके पास टाइम होता है, हाफ एन आवर बिफोर ही आप पहुंच जाते हो, और वहां पे आपको पहले से ही एक पेज और पेन मिल जाता है जिसका आप यूज कर सकते हो अपने टाइम को बचाने के लिए। अगर जो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है, यानी ए टू जेड याद है, 1 बी सी, ये सारे याद है, 1 B2 होता है, C3 होता है, ये याद है तो ठीक है। नहीं याद है तो आप जाते के साथ A to Z लिखोगे, ऊपर A to Z लिखोगे 26, फिर यहाँ से 1 to 26 अपोजिट और मतलब दोनों साइड से लिख लोगे। उससे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप तुरंत काउंटर कर जाओगे। तो PAN पैन क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, और PAR 35 लिखा हुआ है, यानी कि आपको इन शब्दों का मतलब नंबर पता होना चाहिए। P कितने पे आता है, A कितने पे आता है, N कितने पे आता है, ऐड करना। P जो है, अगर आप ABCD पढ़ोगे तो P आता है, जल्दी से बताओ कितने पे आता है P। तो P आता है 16 पे। P यहाँ पे कहाँ जगह है कहीं बनाने का, यहाँ पे है देखो। P P, P अरे रुक जाओ, P कितने पे आता है, 16 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। और N कितने पे आता है, तो N आता है 14 पे। इन तीनों को ऐड करोगे तो 31 आ गया। तो सिंपल, PAR को ऐड करो जरा यहाँ पे। P कितने पे है, 16 पे। A कितने पे है, 1 पे है। R कितने पे होता है, R होता है हमारा 18 पे। तो कितना हो गया, 35 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, P यानी 16 प्लस 1A प्लस हमारा, अगर बात करते हैं T कितने पे है, तो T20, 20 मैथ से T20 याद रखना, T20 पे आता है। तो ये इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी 17। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 17। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे बनाना है, कि कैसे बना, आप अल्फाबेट का नंबर याद करके आपको पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द लेटर इज द फर्स्ट सेट हैव certain relationship, on the basis of this relationship make the right choice of the second set। कह रहा है A is to I के, L वैसे ही L is to LQ is to क्या, तो अगेन यहाँ पे भी हमने नंबर देखा AF है, AF is to I के, ठीक है। तो ये F है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है, F कितने पे आता है, 6 पे आता है। मैंने याद कर रखा है, आप लोग भी चाहो तो इसको याद कर सकते हो। अब A से I कितनी दूरी पे है, देखना जरा, A से I कितनी दूरी पे है, A से I, A में कितना प्लस करोगे कि I आएगा, तो A में 9, A में 8 ऐड करोगे। देखो A लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, A B C D E F
GHIJK। अब देखो A1 पे है, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगला I है ना, तो AF I आ गया तो 9 आया ना, 9 पे A कितने पे था, 1 पे था, तो इसमें +8 करोगे तो I आ गया। फिर इसमें K, F में कितना ऐड करोगे कि K आएगा, तो F में +5 ऐड करोगे तो K आ जाएगा, यानी कि K11 पे आएगा। अब बता रहा है कि L और अगला रिलेशन हमें LQ का बनाना है, तो LQ का अगला रिलेशन कैसे बनाओगे, L से 8 आगे करोगे और Q से भी 5 आगे करोगे। L से 8 आगे करोगे तो नंबर क्या आएगा, T आएगा। एल हमारा कितने पे होता है, L12 पे होता है, 12 बजे लव हुआ। ये याद करने का एक तरीका है, कभी जब हम नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको कैसे अल्फाबेट को याद रखते हैं वो याद करना है। तो L से L12 पे है और Q कितने पे आता है, 17 पे आता है। 16 आते आते एज जब 16 आता है तो उसके बाद 17 आते आते 16th बर्थडे मनने के बाद 17 में जैसे हम घुसते हैं, क्यों मतलब क्वेश्चन में लाइफ में क्या करना है, क्वेश्चन रेज हो जाता है, तो Q17 ऐसे याद रखना है, Q17 पे होता है। ठीक है, अब 17+5 जो अल्फाबेट आएगा, 17+5 करेंगे तो V आएगा, और L+8 करेंगे तो मतलब 12+8 करेंगे तो 20, 20 क्या होता है, T20। तो T और V आया लास्ट, T और V कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, इस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कैसे याद करना है, इस पे भी हम कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आएंगे, और कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे फटाफट से सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आज 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम अपने, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। 20 क्वेश्चन यानी 60 है क्वेश्चन है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें।